राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल सब आनंद मंगल हो। ये देखो, आज अपन अगला टॉपिक लेते हैं लिंग निर्धारण। देखो, लिंग निर्धारण क्या होता है, इसके समझने से पहले अपन जानना चाहते हैं गुणसूत्रों के बारे में। क्या कहते हैं गुणसूत्र? आप सबने पढ़ चुके हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम, किस किस प्रकार की संरचना होती है। तो इसको दोबारा मैं नहीं पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि लिंग गुणसूत्र सॉरी जो लिंग निर्धारण वाला टॉपिक है वो मैंने लिया ही इसलिए था कि पहले इससे पहले मैं गुणसूत्र वगैरह हर चीज पढ़ा दूं, ताकि इसको बहुत कम पढ़ाना पड़े और जो सीधा मैटर आप तक प्रोवाइड करवाना वो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। फिर भी आप सब जानते हैं। अब लिंग निर्धारण, यहाँ देखो, जंतुओं में अलग चीज होती है, मनुष्यों में अलग चीज होती है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके केवल मनुष्यों में लिंग निर्धारण है। तो इसके लिए आपको सबको पता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। और गुणसूत्र ही निर्धारित करते हैं कि वो कौन सी जाति होगी। अगर गुणसूत्र कम ज्यादा हो जाए तो आपकी जो बॉडी में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो आपको मनुष्य या नर मादा या इस प्रकार से कोई ना कोई उसमें विभेद आ जाता है कि आप या तो मनुष्य नहीं होते। जैसे मान लो गुणसूत्रों की संख्या, मान लो कुत्ते में अलग है, बिल्लियों में अलग है ना, सब में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग है। गुणसूत्र ही आपको क्या बनाते हैं, मानव बनाते हैं। अगर आप में 46 गुणसूत्र है तो आप सही प्रकार के व्यवस्थित क्या होंगे, मनुष्य होंगे। हो सकते हो पुरुष हो सकते हो कि मादा हो, लेकिन कोई बीमारी वाली चीज आपके नहीं होगी। तो 46 गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र हमेशा किसमें रहते हैं दोस्तों, जोड़ी में रहते हैं। किसमें रहते हैं, यानी 23 जोड़ी कह सकते हैं, ठीक है ना। जहां अच्छा गुणसूत्र 23 जोड़ी, 23 जोड़ी का मतलब इसको अपन प्रकट करते हैं 2n से। 2n, n मतलब यहाँ 23 गुण 23 से, और 2 से गुणा करने का मतलब यहाँ दो भाई प्रत्येक जोड़ी में है। जोड़ी का मतलब एक संख्या में होता है दो, तो यानी 2 जोड़ी में होंगे। तो n मतलब 23, 23 दूनी होगी 46, यानी 23 जोड़ी को अपन या 46 गुणसूत्रों को अपन 2n से प्रकट करते हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी है उसको कहते हैं n, और जिसको ही आपने क्या किसमें रहता है गुणसूत्रों की संख्या आदि, युग्मक के अंदर। आपको बता चुका हूं मैं। युग्मक, नर के अंदर कौन सा युग्मक होता है, नर के अंदर शुक्राणु, और मादा के अंदर जो होता है वो होता है अंडाणु। इन सब में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है दोस्तों, 23 23 होती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। बाकी मनुष्य, केवल मनुष्य में ऐसा नहीं कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र, नहीं, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात, आपको बता चुका हूं मैं। यानी गुणसूत्र आपके 46 होंगे प्रत्येक सेल में। केवल नर की एक सेल है शुक्राणु, उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, और मादा की एक सेल है जिसे कहते हैं अंडाणु, इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। बाकी सब प्रकार की सेल में मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्रों को बाइफरकेट करें तो यहां पर आपके 44 गुणसूत्र यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, आपके कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, जो आपके शरीर का निर्माण करते हैं। 22 गुणसूत्र आपके कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, जो आपके क्या करते हैं, आपके शरीर का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई, जिसको अंग्रेजी में आपको ऑटोसोम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। और ये नर हो या मादा हो, इनमें समान रूप से पाए जाते हैं, समान रूप से पाए जाते हैं। कायिक गुणसूत्र जो होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, कायिक गुणसूत्र नर हो या मादा हो उसमें समान रूप से पाए जाते हैं। अब कितने बचे दोस्तों, बचे हैं संख्या में 2, संख्या में 2। और जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी यहां पर गुणसूत्र बचे हैं। ये कहलाते हैं आपके लिंग गुणसूत्र। क्या कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र। यानी आपके कायिक गुणसूत्र अभी मैंने बताया, चाहे नर हो या मादा हो उसमें समान रूप से पाए जाते हैं। यानी ये 44 गुणसूत्र आपको नर या मादा निर्धारित करने में किसी प्रकार का योगदान नहीं देंगे, लेकिन लिखा हुआ ही है यहां पर लिंग गुणसूत्र। लिंग मतलब स्त्रीलिंग या पुरलिंग। आप स्त्री होंगे या पुरुष होंगे उसका निर्धारण करते हैं ये 2 गुणसूत्र, इसलिए इनको लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स भी इनको कहा जाता है। आ गई बात समझ में। यानी जो आपके पुरुष हो या महिला, यानी लिंग का निर्धारण करे, वो गुणसूत्र कहलाते हैं आपके लिंग गुणसूत्र। इनमें यदि बात करें, नर में कौन से होते हैं साहब, नर के अंदर X और दूसरा होता है Y। समझ में आ गई, वापस बोल रहा हूं, नर में एक गुणसूत्र होगा X और Y गुणसूत्र होगा दूसरा। और मादा की बात करें, मादा में एक X गुणसूत्र और दूसरा भी कैसा होता है, X गुणसूत्र होता है। आप सबको बता चुका हूं मैं कि यदि मान लो एक जैसे TT और इस प्रकार से स्मॉल टी है, इनको आपने क्या कहा, समयुग्मजी कहा।
यानी एक जैसे हैं। और यहां पर भी आप देख सकते हो कि जो मादा में दोनों एक्स गुणसूत्र है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है समयुग्मजी गुणसूत्र, समयुग्मजी लिंग गुणसूत्र किसके अंदर पाया जाता है। अब आप डापाचू को जो मांडो को ओख ही बताइए और साहब, समयुग्मजी लिंग गुणसूत्र तो आप बताइए कौन है। तो इसका मतलब समयुग्मजी का लिंग गुणसूत्र का मतलब एक जैसे गुणसूत्र, समान है ना, जिनका युग्म, युग्म यानी जोड़ा दोनों ही सम यानी समान हो, वो लिंग गुणसूत्र क्या कहलाता है, समयुग्मजी लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और यहां आप देखेंगे दोनों ही गुणसूत्र अलग अलग हैं, तो जो अलग अलग होते हैं जैसे कि एक बड़ा टी और एक छोटा टी, तो इसको कहते हैं विषम युग्मजी। क्या कहेंगे दोस्तों, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी लिंग गुणसूत्र ये क्या करते हैं, कहलाते हैं। आ गई बात समझ में। इस प्रकार से अगर जिस व्यक्ति में 44 गुणसूत्र तो है ही सही, और इसके साथ एक गुणसूत्र x और दूसरा गुणसूत्र y हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, भाई टोटल हो गए 46 गुणसूत्र, ये क्या कहलाएगा, नर होगा। और अगर 44 गुणसूत्र, चूंकि काई गुणसूत्र ऑटोसोम्स तो दोनों में समान है, अगर दूसरे लिंग गुणसूत्र दोनों x और x हो, तो वो कहलाते हैं आपके, टोटल तो 46 हो जाएंगे, कहलाएगी मादा। क्या कहलाएगी दोस्तों, मादा कहलाएगी। अब ठीक है, समझ में आ गई बात। इस प्रकार से अगर आपको कभी कभी गुणसूत्रों का यहां पर आकार पूछ लिया जाता है, तो x गुणसूत्र कैसा होता है, x गुणसूत्र बिल्कुल सीधा और इस प्रकार से होता है। y गुणसूत्र जो होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। y गुणसूत्र कैसा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा या मुड़ा हुआ होता है y गुणसूत्र। आई बात समझ में। एक आपके नाम सुना होगा आपने, आपका एक पुराना फेवरेट स्टार रहा होगा शाहरुख खान भाई साहब। शाहरुख खान भाई साहब को आप किस प्रकार से लिखते हैं, भाई हमारे तो भाई साहब ही होंगे, आपके तो चाचा लगते होंगे ना, उम्र ज्यादा हो गई, तो SRK लिखते हैं। क्या लिखते हैं, SRK, शाहरुख खान। क्या लिखते हो आप, SRK, शाहरुख खान। लेकिन हम यहां इसको के की जगह क्या कर देंगे, वाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, SRY, SRY, यानी SRY का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहां पर सेक्स डिटरमिनिंग रीजन, SRY यानी सेक्स डिटरमिनिंग रीजन। ये एक प्रकार की जीन है, ये एक प्रकार की क्या है दोस्तों, जीन है। SRY जीन एक एग्जाम में पूछा गया था। SRY जीन से आप क्या समझते हो, ये एक प्रकार की जीन है। इस जीन, ये जीन क्या करता है, TDF, मार्ट साहब कई बता रहे हो, बिल्कुल बता रहे हैं साहब, है ना। यहां पर सेक्स डिटरमिनिंग जो रीजन है, यानी रीजन यानी आपको सेक्स डिटरमिन का मतलब लिंग निर्धारण, यानी लिंग निर्धारण वाला जो जीन है उसे क्या कहते हैं, जो लिंग निर्धारण करने वाला, भाई गुणसूत्र तो ये हो गए XY, और आपका जीन कौन सा हो गया लिंग निर्धारण के लिए, SRY। और ये SRY जीन क्या एक फैक्टर रिलीज करता है जिसे TDF कहते हैं। क्या कहते हैं, एक फैक्टर यानी कारक, ये कारक रिलीज करता है, कारक का निर्माण करता है, उस कारक का नाम है TDF, टेस्टिस डिटरमिनेटिंग फैक्टर। टेस्टिस का मतलब होता है यहां पर, टेस्टिस का मतलब क्या होता है आपका, वृषण। टेस्टिस डिटरमिनेशन निर्धारण कारक, यानी आपका टेस्टिस होगा या वेजाइना होगा, उसका निर्धारण करने का कारक होगा आपका TDF कारक। यानी ये सीधा सीधा क्या करता है कि नर के अंदर, नर में मादा के गुण आने से रोकता है, मादा के गुण आने से रोकता है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये कहता है कि TDF जो कारक है आपको पुरुष बनाता है, यानी टेस्टिस यानी वृषण का विकास करेगा, वृषण का क्या करता है, विकास करेगा। याद रखना कि वृषण का निर्माण और शुरू में इतना नहीं हो पाता, धीरे धीरे इन चीजों का निर्माण होता है। जब SRY जीन द्वारा TDF रिलीज किया जाता है, तो TDF आपके वृषण के निर्माण को प्रेरित करता है। और वृषण निर्माण जैसे ही होता है, यानी मादा के गुण उसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो मादा वाले जन्नांग के पार्ट आप में विकसित नहीं होंगे, नर के पार्ट विकसित होंगे और आप क्या बन जाएंगे, नर बन जाएंगे। सीधा सीधा ये कहें तो आपको पुरुष बनाने वाले जीन या कारक हैं। आई बात समझ में। क्या मैं जो बोला उसको मैं लिखा दूं, या थोड़ा सा एक जानकारी और दे देते हैं आपको कि किस प्रकार से क्या क्रिया होती है, अगर यहां से भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो। देखो, आपको मैंने बताया कि जो नर होता है और इधर मादा होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में नर ने क्या रिलीज किया साहब, शुक्राणु। शुक्राणुओं में हमेशा याद रखना है गुणसूत्रों की संख्या रहती है 23। समझ में आ गई। अब शुक्राणु जो हो सकते हैं, देखो शुक्राणु कैसे हो सकते हैं भाई, 23 का मतलब 22 तो कई गुणसूत्र, और इसमें एक X हो सकता है,
या फिर 22 गुणसूत्र, और दूसरा क्या हो सकता है वाई, इसमें लिंग गुणसूत्र हो सकता है। भाई कैसे भी हो सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, मादा के अंदर क्या होते हैं, अंडाणु। क्या होते हैं, अंडाणु। अंडाणु का मतलब 23 गुणसूत्र होंगे, और देखो इसमें भी, इसमें 22 गुणसूत्र कायिक, और दूसरा एक्स हो सकता है, और दूसरे में भी एक्स ही हो सकता है, क्योंकि मादाओं में किसी और चीज की संभावना ही नहीं रहती है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो किसका निर्माण करता है, युग्मनज। किसका निर्माण करता है, युग्मनज। देखो अभी यहाँ गुणसूत्रों की संख्या आती है, इसलिए इसको एन बोलते हैं, इसको भी एन बोलते हैं, इसीलिए इसको नर युग्मक और इसको अंडाणु को मादा युग्मक कहा जाता है। वापस 23 और 23 मिलकर कितने हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और मनुष्य जीवन की पहली, विकास की पहली कोशिका, पहली सेल का निर्माण ही युग्मनज है, जिसको इंग्लिश में जाइगोट कहा जाता है। कई बार एग्जाम में घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है, पहली कोशिका कौन सी है जिससे मनुष्य का विकास होता है, उसका नाम है युग्मनज। देखो प्रकृति ने कितना जोरदार काम किया। यहां शुक्राणु में भी अगर 46 गुणसूत्री होते हैं, जो कि आपके बाकी सेल के अंदर होते हैं, अंडाणु में भी यदि मान लो 46 ही होते हैं, तो 46 और 46 मिलकर कितने हो जाते हैं दोस्तों, 80, और 92 गुणसूत्र। और 92 गुणसूत्र से आप पता नहीं कौन से राक्षस बनते, पता नहीं होता। मनुष्य बनाने के लिए शुक्राणु में आधे गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु में आधे गुणसूत्र, और जो कोशिका बनेगी उसमें वापस कैसे गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, 46 गुणसूत्र होते हैं। और ये बाद में युग्मनज निर्माण करता है भ्रूण का, भ्रूण निर्माण करता है फिटस का, फिटस निर्माण, फिर बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, जिसको आप कहते हो सुसु। सुसु यानी बिना बताए करे सुसु, वो है आपका शिशु। तो शिशु के बाद में बालक बनता है, आप सब जानते हो। उसके बाद में आदमा किशोर बनता है, युवा बनता है, प्रौढ़ बनता है, फिर डोट डोट लग जाता है, कभी भगवान को प्यारा हो सकता है ना, एक था मानो लग सकता है उसके पीछे। ये बात क्लियर है, जो मैंने बताया है वो एक बार मैं लिखा देता हूं। ओके, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों छापो इसको, फिर आगे की ओर लिखाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो तुरंत। देखो दोस्तों, यहां मैंने SRY जीन के बारे में लिख दिया, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई, है ना। यानी ये क्या करता है, ये एक ऐसा जीन है जो किसके निर्माण को प्रेरित करता है। भाई ये पहली बात तो वाई गुणसूत्र पर रहेगा, एक्स गुणसूत्र पर नहीं रहेगा। आप सब जानते हैं वाई गुणसूत्र कहां होता है, पुरुषों के अंदर होता है। जो ये जीन TDF यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर यानी वृषण निर्धारक कारक को प्रेरित करता है, जो क्या करता है कि भ्रूण में वृषण के विकास को शुरू करता है। यह जीन न हो तो भ्रूण डिफॉल्ट रूप से क्या हो जाता है, महिला हो जाता है। यानी जिसके अंदर भी TDF होगा वो नर होगा। तो अगर भ्रूण का परीक्षण करना और उसमें अगर आपको TDF जीन अगर मिल जाए तो वो क्या होगा, नर होगा। इसी प्रकार से महिलाओं के अंदर भी कुछ होता है, जो आपके जो लिंग निर्धारण किया जाता है, लिंग का परीक्षण किया जाता है कि पुरुष, जो कि कानूनन अपराध है ना। मैं पहले डिस्टेम्बर लगा देता हूं मैं इसमें, ये कानूनन अपराध है, लिंग का पता नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। नर हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही क्या होते हैं, भगवान का आशीर्वाद है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अपन बात करें जानकारी के हिसाब से, अगर किसी में TDF मिल गया यानी वो पुरुष होगा, सीधी सी बात है, भ्रूण के अंदर ही है ना, भ्रूण में ही पता लगाया जा सकता है। अगर भ्रूण के अंदर क्या होगा कि भाई जैसे पुरुष को TDF ने बनाया, तो मादाओं में भी तो कुछ होता होगा। मादाओं में क्या होता है दोस्तों, मादाओं के भ्रूण में बार बॉडी होती है। अब ये बार बॉडी क्या होती है साहब, बार बॉडी यानी XX गुणसूत्र जहां पर होते हैं। देखो XX गुणसूत्र पहले समझ लो कि जैसे महिलाओं के अंदर XX गुणसूत्र है, पुरुष के अंदर केवल XY गुणसूत्र है। अब ये जो X गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, इसमें से एक X गुणसूत्र तो कोशिका में बढ़िया तरीके से रहता है, लेकिन दूसरा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ कर क्या बना लेता है, बार बॉडी बना लेता है। क्या बना लेता है, बार बॉडी। अब जिसके अंदर बार बॉडी सिकुड़ा हुआ वो भाई सिकुड़ जाता है ये तो ठीक। अब सिकुड़ गया तो केवल यहाँ X गुणसूत्र रह गया, X गुणसूत्र रह गया, तो यानी इसको कहते हैं अपन बार बॉडी। क्या कहते हैं इसको, बार बॉडी। एक तो सिकुड़ गया, ठीक है, प्रेजेंस दिखाई नहीं रहा है। दूसरा जो प्रेजेंस दिखा रहा है वो क्या कहलाता है, बार बॉडी। अब यहाँ पर X गुणसूत्र वो सिकुड़ जाएगा, तो क्या नर के अंदर बार बॉडी होगा, इसीलिए नहीं होगा ना, तो यहाँ बार बॉडी नहीं। तो बार बॉडी का फॉर्मूला ही क्या होता है कि जो जितने X गुणसूत्र है उसमें से एक बाकी निकालो, तो जो बचता है वो बार बॉडी की संख्या होती है। और जिसके अंदर बार बॉडी होती है वो क्या होती है, महिला होती है। क्या होती है, महिला। तो महिलाओं की ये पहचान है कि भ्रूण में अगर बार बॉडी प्रेजेंट है तो आप कह सकते हैं कि ये महिला है ना। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ JMD क्लासेज में अंकुर कुमार शर्मा द्वारा ही मिलेगी। अब देखो यहाँ क्या है, अगर हम बात करें कि एक केवल महिला है, नॉर्मल महिला, उसमें आप सब जानते हो कि XX गुणसूत्र होता है। बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला X - Y। तो कितने X है भाई, 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 X बचा यहाँ पर, तो यानी ये महिला होगी। अगर पुरुष की बात करते हैं साहब, आप
पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अब भाई जितने गुणसूत्र है उसमें से भाई एक ही है एक्स, एक में से एक बाकी निकला जीरो, यानी इसमें कोई बार बॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो बार बॉडी प्रेजेंट नहीं है तो महिला नहीं है, पुरुष है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कुछ बीमारियां होती है कि गुणसूत्रों की संख्या, वो बीमारियों के अंदर आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, केवल यहां थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं मैं कि क्लाइनफेट्रिक सिंड्रोम, क्लाइनफेट्रिक जो सिंड्रोम होता है दोस्तों, उसमें एक्स वाई गुणसूत्र के अलावा एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र आ जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र आ जाता है, जिसके कारण से महिलाओं के गुण ज्यादा आ जाते हैं। तो यहां पर दो हो गई एक्स की संख्या और दो में से एक गया, तो कितने हो गए दोस्तों, एक बाकी निकल गया। तो यहां पर क्या हो गया कि एक बार बॉडी यानी कुल मिला के महिला है। इसके अलावा आपको बात करें कि क्लाइनफेट्रिक सिंड्रोम के अलावा टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों कि टर्नर सिंड्रोम में यहां पर एक एक्स की कमी हो जाती है, समझ में आ गई, सॉरी वाई की कमी हो जाती है, यानी यहां पर केवल एक ही है, तो एक में से एक गया तो जीरो। यहां पर बार बॉडी जीरो, या पूछे जाते हैं कि इनमें बार बॉडी कितनी प्रेजेंट है। एक सुपर फीमेल होती है दोस्तों, सुपर फीमेल, इसमें वाई गुणसूत्र होता ही नहीं है, केवल एक्स एक्स गुण वाई फीमेल है। तो एक एक्स वाई, क्लाइनफेट्रिक में तो क्या होता है दोस्तों कि एक्स वाई के साथ में एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन यहां पर कोई महिला है, एक्स एक्स महिला होती है, एक और एक्स आ गया तो वो क्या कहलाता है, सुपर फीमेल कहलाती। इसके अंदर कितनी बार बॉडी प्रेजेंट है भाई, ये पूछा गया 2-3 एग्जामों में। सर्वाधिक बार बॉडी किसमें प्रेजेंट होती है, तो सुपर फीमेल के अंदर होती है साहब, सुपर फीमेल, ठीक है। तो जितने गुणसूत्र है एक्स, उसमें से एक बाकी निकाल देते हो, बार बॉडी आ जाता है। तो ये बार बॉडी वाला कॉन्सेप्ट भी मैं लिखा देता हूं, फिर एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ छापो दोस्तों, देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर चलते हैं। अब देखो लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों अपन, कि देखो हमेशा आपको पता है कि इधर एक पुरुष जिसमें गुणसूत्र 44 प्लस एक्स या वाई, तो इसमें आधे जो गुणसूत्र होंगे वो कैसे बनेंगे दोस्तों। देखो ये 44 तो आपको पता है, लिखू नहीं लिखू बात है कि पुरुष और मादाओं में अलग अलग होते हैं। तो कुछ जो शुक्राणु भाई युग्मक बनेंगे ना, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है, ठीक। यानी युग्मक जो होंगे, अब युग्मक पुरुष में कौन से होंगे साहब, शुक्राणु, तो युग्मक निर्माण, ठीक है, युग्मक निर्माण की बात कर रहे हैं। तो शुक्राणु जो बनेंगे, इसमें गुणसूत्र चलो अपन लिख लेते हैं कि 22 गुणसूत्र तो कायिक, और एक बन सकता है एक्स बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा पुरुष के अंदर और कौन से गुणसूत्र बन सकते हैं, सॉरी कौन से शुक्राणु बन सकते हैं साहब, 22 प्लस वाई, यानी 50% शुक्राणु हमेशा कैसे बनेंगे, 50% हमेशा एक्स गुणसूत्र वाले बनेंगे, और आधे यानी 50% जो अंडाणु सॉरी शुक्राणु बनेंगे वो कैसे बनेंगे दोस्तों, वाई गुणसूत्र वाले बनेंगे। इसी प्रकार से महिला की बात की जाए, महिला के अंदर भी वही 44 प्लस एक्स एक्स होंगे, और जब युग्मक निर्माण की बात आएगी तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसमें 22 गुणसूत्र कायिक, और इसका दोनों ही आप जानते हो कि एक्स एक्स है, तो 22 के अलावा जो लिंग गुणसूत्र होगा वो कैसा होगा, एक्स गुणसूत्र ही होगा। और अपन ये भी बात करते हैं 50% कोई दिक्कत नहीं, तो 100% एक्स वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो इस वाले एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु, एक्स गुणसूत्र वाले क्या है ये शुक्राणु, भाई पुरुष में तो क्या बनेंगे साहब, शुक्राणु बनेंगे, ये लो साहब शुक्राणु लिख दिया मैंने इधर। और इधर महिलाओं में क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, ठीक है, ये युग्मक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है, आधी रहती है। तो अगर मान लो महिला का तो भाई दोनों एक ही चीज है, एक्स वाई है ना, तो 22 हो गए दोस्तों 44, और इधर एक्स और इधर भी एक्स, तो बताओ दोस्तों क्या बना, नर। इसके अलावा हाँ नर कहां से बन गया भाई, मादा बना बा। अबे का यार मार साहब का गर्मी में परेशान हो गया का। चलो इस वाले से अगर मान लो x की इधर दूसरे वाले से अगर मान लो क्रॉस करवा दिया जाए, या मतलब कुल मिला के निषेचन की क्रिया होती है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, तो उस निषेचन भाई यहाँ लिख देते हैं। अब युग्मक निर्माण, अब बात करें अपन निषेचन, है ना, निषेचन करवा रहे हैं, अंडाणु शुक्राणु को मिला रहे हैं। अब अंडाणु शुक्राणु को मिला रहे हैं तो 22 इधर से मिला और 22 इधर से मिला तो हो गए दोस्तों 44, इसका x और इसका भी x आया, कहाँ मिला, लड़का या लड़की, ओ सर यहाँ पर भी लड़की बनेगी यानी मादा, ठीक। अगर अपन दूसरे की बात करें जो वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु है, अब अंडाणु तो देखो दोनों ही स्थितियों में एक्स ही है, ठीक है, तो यानी लिंग निर्धारण में सीधा सीधा कहें तो माताओं का कोई रोल नहीं होता। देखो 22 और 22 दोनों हो जाते हैं 44,
इधर से y और इधर x, तो x y लिख देता हूं। और आप सब जानते हो कि x y यदि लिंग गुणसूत्र है तो क्या बनेगा दोस्तों, नर यानी लड़का यानी टाबर पैदा होगा। और इधर मान लो इधर इधर इसका और इसको दोनों को मिला दिया जाए, यानी दोनों के बीच निषेचन हो जाए, यानी अंडाणु शुक्राणु मिल जाए, तो 22 दोनों 44 होते हैं। अगेन x y गुणसूत्र बनेगा यानी नर बनेगा। यानी 50% हमेशा लड़की होने के चांस और 50% हमेशा लड़के होने के चांस रहते हैं। आप खुद देख के बताइए कि लड़का, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लड़का या लड़की पैदा होना किस पर निर्भर करता है। तो देखो इधर से तो एक्स एक्स ही आएंगी भाई, इधर अगर एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अगर मिलेगा तो लड़की पैदा हो जाएगी। अगर वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा तब जाके लड़का पैदा होगा। अब घर पे जाके कहते हैं ना, अगर किसी के लड़के लड़कियां हो रही हो तो भाई साहब की कहते हो, भाई साहब की दूसरी शादी करा देते, भाई लड़का हो जाएगा। नहीं, भाई साहब की नहीं हो, बहन जी की दूसरी शादी करो, है ना। आपके लड़के में खोट है ना, लड़के में कमी नहीं होती दोस्तों। ये खैर जो भी होता है कुदरत का करिश्मा होता है, कुल मिला के उसको बैलेंस करना होता है। आधी लड़कियां बनानी, आधी लड़के बनाने, तो अपने को इस प्रकार से कोई बाइफरकेट भी नहीं करना। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आपको सीधा सा क्या लिखना है कि लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण में पुरुष का ही योगदान माना जाता है। यानी अगर सीधा सा प्रश्न, अगर भावनाएं मेरी समझ रहे होंगे, एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आप कह सकते हो कि भाई लिंग निर्धारण में कौन निर्धारित करता है कि लड़का होगा लड़की है। तो मादा का कोई रोल नहीं है, दोनों ही एक सेक्स वाली है। इधर रोल है, अगर वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा तभी जाके क्या पैदा होगा दोस्तों, लड़का पैदा होगा। आगे बात समझ में? तो अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। हाँ दोस्तों, अब इस टॉपिक में क्या है कि कुछ बीमारियों का जिक्र होता है, जैसे एक्स लिंग वंशागति होती है। एक्स गुणसूत्र पर कोई बीमारी जैसे हिमोफीलिया वगैरह होती है, वर्णांधता होती है, इसके जीन, इस पे टच होकर जीन एक्स पे वो अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर होते हैं। और वाई पर भी जैसे कान पर बाल आना, जिस पर हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं दोस्तों, से नरों के अंदर ही आते हैं, केवल नर के अंदर कान पर बाल आते हैं। ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो मेरे ख्याल से जहां अपन रोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वही है अपना, वहां पर इस बात की डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको यही सभा को समाप्त कर देते हैं अपन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। ओके, जय सिया राम।